हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग जो है क्लास 9th का ग्रेविटेशन चैप्टर का रिवीजन देख रहे थे और लास्ट टॉपिक जहाँ पर हम पहुँचे थे वो है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लास्ट हमने देखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और हमने देखा था वो मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ पे डिपेंड कर रहा था और वो जो वैल्यू हमने फाइंड किया था नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ फाइंड किया था। उसी समय मैंने आपको ये भी बताया था कि वो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हम लोग वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि मैं वो पॉइंट पे स्ट्रेस इतना क्यों कर रहा था। एक्चुअल में अगर आप अर्थ के सरफेस से दूर जाते हैं तो सपोज आप अर्थ के सरफेस से कुछ इस तरह से दूर है, ये रहा वो पॉइंट जो कि सरफेस पे नहीं है, वहाँ पे सरफेस से सम हाइट पे, जैसे एक सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है या मून का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो वो सेंटर से उसका उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ से एक्स्ट्रा एच हाइट ज़्यादा है, एक्स्ट्रा हाइट ज़्यादा है। तो इस केस में अगर हम लोग देखें कि जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाएंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे वो डिक्रीज करेगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज करेगा तो हम एक पॉइंट जानते ही हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो नेट फोर्स पे डिपेंड करता है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, और उस ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वही यहाँ पे हमारा नेट फोर्स है। अगर वो डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करेगा। इस केस में उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मीन्स जैसे जैसे हाइट चेंज होगा, जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जाएंगे, एक्सेलरेशन जो है वो एक्चुअल में डिक्रीज करेगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल जो है वो भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसीलिए विद हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करने वाला है, डिक्रीज करने वाला है। ये समझना ईजी है। सेकेंड जो हम देखते हैं वेरिएशन वो किसका है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन विद डेप्थ है। तो डेप्थ के साथ कहने का मतलब क्या है, मतलब कि आप अगर किसी प्लैनेट के इनसाइड में जाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे अर्थ का एग्जांपल ले रहे हैं, आप अर्थ के अंदर की तरफ जाते हैं, एक टनल ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह से आप किसी ऑब्जेक्ट को इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर पहुँचाते हैं यहाँ पे, तो आप डेप्थ में हैं। और इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका वैल्यू इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, इसको समझने के लिए हम ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया है, ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे सपोज एक ऑब्जेक्ट इनसाइड पहुँचता है तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि एक बार जब आप इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ हैं, जब आप बाहर थे तो सारा का सारा मास जो है वो आपके एक ही साइड में था। आप सपोज अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पे तो सारा मास जो है आपके फीट के बिलो होगा। बट एक बार आप इनसाइड दी अर्थ चले जाते हैं या किसी प्लैनेट के इनसाइड में हैं या कोई ऑब्जेक्ट इनसाइड में रखा हुआ है, उस केस में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स है, एक तो वो बाहर वाले मास की वजह से ऊपर की तरफ आएगा, बाहर जो मास है, क्योंकि यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, तो जो ऊपर वाले रीजन में जो मास है वो तो इसको ऊपर की तरफ पुल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से इस तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा और नीचे वाला जो मास है उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने वाला है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने वाला है। तो इस वजह से होने क्या वाला है कि इन सभी फोर्सेस को अगर ऐड किया जाए तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कुछ फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करेगा और कुछ फोर्स सेंटर से अवे एक्ट करेगा। ओवरऑल आपके ऊपर कुछ फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करेगा और कुछ फोर्स सेंटर से अवे, और इससे क्या होगा, जो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स है वो डिक्रीज कर जाएगा। कहने का मतलब सपोज एक ये ऑब्जेक्ट है, मैं 10 न्यूटन का फोर्स इस पर डाउनवर्ड लगा रहा हूँ और 2 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड लग रहा है, तो नेट फोर्स तो 8 न्यूटन ही रह जाएगा, क्योंकि इस बार मास ऊपर है तो ऊपर की तरफ भी एक फोर्स आ रहा है। और इस वजह से फिर से अगर आप अर्थ के अंदर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ऊपर जो है वो इंक्रीज नहीं करेगा, वो डिक्रीज करेगा। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स फिर से डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगता है स्टूडेंट्स को कि अगर हम लोग अर्थ से दूर जा रहे हैं तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम हो रहा है, वो समझ में आता है, क्योंकि हम दूर जा रहे हैं, अर्थ से दूर जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होगा, इसलिए एक्सेलरेशन भी वीक होगा। बट अर्थ के डेप्थ में जाने पे स्टूडेंट्स को लगता है, अगर वो फर्स्ट टाइम में टॉपिक्स पढ़ते हैं, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो बढ़ना चाहिए क्योंकि हम अर्थ के क्लोजर जा रहे हैं। बट अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें तो अर्थ के इनसाइड में जाने पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज ही कर रहा है, बिकॉज अब मास जो है वो आपके हेड के अबव भी होगा और फीट के बिलो भी होगा, तो अबव वाला मास अपवर्ड्स पुल करेगा और नीचे वाला मास डाउनवर्ड्स पुल करेगा, तो नेट फोर्स जो है वो डिक्रीज ही करेगा। दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों ही केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ, बट आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे हम किस बारे में बात कर रहे हैं। दोनों ही केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीज, इसमें भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीज। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अगर आप अर्थ के सेंटर में जाते हैं तो फिर से हम
केयरफुली इस चीज़ को देखेंगे। अगर आप अर्थ के सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद आपके चारों तरफ मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपके चारों तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के सेंटर पे रखा हुआ है आप इमेजिन करेंगे तो उसके आसपास जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हर तरफ से जो फोर्सेज आएंगे इक्वल फोर्सेज आएंगे ऑन दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट पे हर डायरेक्शन से इक्वल फोर्स आएंगे और क्योंकि हर डायरेक्शन से इक्वल फोर्स आ रहे हैं तो ये सभी फोर्सेज जो हैं ऐड अप होके कैंसल आउट होके हमें नेट फोर्स जीरो दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जैसे सेम फोर्सेज हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में, ये कैंसल आउट हो गए। सेम फोर्सेज बट अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी कैंसल आउट हो गए। सेम फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी कैंसल आउट हो गए। सेम फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी कैंसल आउट हो गए। तो नेट फोर्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी से लिख रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास एंड दिस विल ऑल्सो बिकम जीरो। ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो गया है? जीरो हो गया है। इस वजह से एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। नेक्स्ट जो है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हम देखते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब हम अर्थ की सरफेस पे ही हैं, लेकिन अलग अलग लोकेशन पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ या ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जी का वैल्यू तो फाइंड किया था जो कि 9.81 आया था। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो पिछला डेरिवेशन हमने किया है और आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है 9th के स्टैंडर्ड में। वहाँ पे एक अजम्पशन है कि अर्थ जो एक परफेक्ट स्फीयर है और उसका रेडियस हर जगह सेम है, बट रियल केसेस में अर्थ थोड़ा सा इलोंगेटेड है, इक्वेटर्स के अलॉन्ग इलोंगेटेड है, कुछ ऐसा है, थोड़ा सा ओवल शेप का है। इस वजह से अर्थ का जो रेडियस है वो हर जगह सेम नहीं है। अगर हम अर्थ के सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस फाइंड करें तो आप ये फाइंड करेंगे कि रेडियस, ये जो पोल्स वाला रीजन है, जैसे नॉर्थ एंड साउथ पोल्स यहाँ पर हैं, तो पोल्स का रेडियस जो है थोड़ा सा शॉर्टर है और इक्वेटर का रेडियस जो है वो क्या है? थोड़ा लॉन्गर है। इक्वेटर का मैं EQ लिख रहा हूँ। तो पॉइंट क्या है कि रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल्स। रेडियस एट इक्वेटर क्या है? ग्रेटर है, किससे? पोल से। इस वजह से क्या होगा? हमने देखा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो हमारे पास फॉर्मूला आया था इक्वल्स टू GME/RE², ये फॉर्मूला आया था हमारे पास। अब यहाँ पे हमने रेडियस फिक्स लिया था, बट अगर रेडियस वेरी करेगा तो जी भी वेरी करेगा, दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है। जहाँ पे रेडियस कम होगा वहाँ पे जी का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो रेडियस कहाँ कम है? पोल्स पे कम है। पोल्स पे हम सेंटर के ज़्यादा क्लोजर है, यानी वहाँ पे जी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। दैट मीन्स वहाँ पे जी का वैल्यू ज़्यादा होगा, सॉरी इन्वर्सली रिलेटेड है। तो जी, वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर विल बी लेस देन वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स, यानी कि इक्वेटर पे जी का वैल्यू थोड़ा कम होगा और पोल्स पे जी का वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा। पोल पे जी का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो एक रीज़न ये है। तो इसका रीज़न क्या है कि अर्थ जो है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। डिफरेंट पॉइंट्स पे, अगर आप अर्थ पे डिफरेंट लोकेशंस पे जाते हैं तो सेंटर से आपका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ऐसे ही अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, आप नोटिस कर सकते हैं जो सरफेस तक का डिस्टेंस है वो इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। दैट मीन्स जी का वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा। इसका मतलब जी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पे है? पोल पे है, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है? इक्वेटर पे है। जी का मैक्सिमम वैल्यू पोल पे है और मिनिमम वैल्यू कहाँ है? इक्वेटर पे। तो ये था कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे जी भी वेरी करता है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए हम एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि रफली जो इक्वेटर पे रेडियस है, अर्थ का इक्वेटर पे रेडियस है वो रफली 21 किलोमीटर्स ज़्यादा है किससे? पोल से। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी वजह से अगर आप स्पेस की, आपने अर्थ की इमेजेस देखी होंगी तो वो परफेक्ट स्फीयर दिखाई देती हैं। मतलब आप नॉर्मली अगर आप अर्थ को देखेंगे तो आपको 21 किलोमीटर्स का जो डिफरेंस है रेडियस में, मतलब यहाँ पे 21 किलोमीटर ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली 21 किलोमीटर ज़्यादा लेंथ है रेडियस का इन कंपैरिजन टू अलॉन्ग दी पोल्स। तो ये डिफरेंस नेकेड आई से बहुत इजीली नहीं दिखाई देगा, बट इसका इफेक्ट पड़ेगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा, वो हम फॉर्मूले से देख सकते हैं। और इसीलिए ये चार वो केसेस हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं जी जो है डिफरेंट तरीके से वेरी कर सकता है। इसके बाद हम सीधे अगले टॉपिक पे चलते हैं और हम लोग जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था, स्कूल एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक क्या है? मास एंड वेट में डिफरेंस। तो मास एंड वेट जो टर्म्स हैं कैजुअली हम लोग इनको मिक्स करके यूज़ करते हैं। अगर मैं किसी स्टूडेंट से, अगर मान लेते हैं किसी स्टूडेंट ने टॉपिक नहीं पढ़ा है और उससे मैं कैजुअली पूछूं कि आपका वेट कितना है, तो वो स्टूडेंट का आंसर जो है किलोग्राम्स में आएगा, जैसे कि 55 या 60 या 65 किलोग्राम्स। सपोज किसी स्टूडेंट ने बोला 60 किलोग्राम। तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करने वाले हैं जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में, डेली लाइफ में हम लोग वेट बोलते हैं। वहाँ पे साइंटिफिकली उसके लिए वर्ड हमारे पास क्या है? मास है। साइंटिफिक
जो वर्ड है, साइंटिफिक टर्म जो है किसके लिए, जो आप किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं एक्चुअल में उसको हम लोग मास बोलते हैं। तो डेली लाइफ में वेट वर्ड जो है वो इंग्लिश के वर्ड की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। तो इंग्लिश में वेट का मतलब सिंपली वजन होता है, तो वहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हम लोग जब एकेडमिकली देखेंगे, साइंटिफिकली देखेंगे, साइंटिफिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे, तो ध्यान रखना है आपको, जिसको हम आज तक वेट बोल रहे थे नॉर्मली, जो किलोग्राम्स में बात कर रहे थे, वो वेट नहीं, उसको मास बोलते हैं। बट मास होता क्या है, ये अभी क्वेश्चन है, हम इस पे आएंगे। एक और चीज़, फिर वेट क्या होता है, तो वेट जो है वो एक और वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज से, जो कि साइंटिफिकली इसका मीनिंग डिफरेंट है। ये वेट का मतलब यहाँ एग्जैक्टली वजन नहीं है, तो वेट का क्या मतलब है उस पर भी हम आएंगे। तो पहले मैं मास से शुरू करता हूँ। तो मास, आपको ये पता चल गया कि मास किलोग्राम में जिस चीज़ को आप बोलते हैं वो वेट नहीं होता है, वो मास होता है। तो मास होता क्या है एक्चुअल में, मास जो है वो अमाउंट ऑफ मैटर, सभी सब्सटेंसेस, सभी ऑब्जेक्ट्स जो है वो मैटर से बने हुए हैं। तो किसी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ मैटर है उसी को हम उसका मास कहते हैं। या उसका एक मेजर, एक मास होता है। एग्जाम्पल के लिए सपोज आपके पास एक वाटर बॉटल है 1 लीटर का, उसमें वो फिल्ड है वाटर से, और दूसरे केस में एक स्विमिंग पूल में वाटर फिल्ड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस केस में अमाउंट ऑफ मैटर, जो अमाउंट ऑफ मैटर है वाटर बॉटल में ज़्यादा है, मतलब वाटर के फॉर्म में है जो मैटर, वो वाटर बॉटल में ज़्यादा है कि स्विमिंग पूल में ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा स्विमिंग पूल में अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा है। अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा क्यों, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं किसके, वाटर के, कहीं ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के इन कंपैरिजन टू द वाटर इन अ बॉटल, वाटर बॉटल। सो इसका मतलब जो स्विमिंग पूल में जो वाटर है उस हम बोलेंगे उसका मास ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा है। अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि उसी सब्सटेंस के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का नंबर ज़्यादा है। तो मास हम किसको बोल रहे हैं, इट इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट। एक स्मॉल रॉक है, एक बड़ा सा रॉक है, बड़े से रॉक में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ मैटर है इन कंपेरिजन टू स्मॉल रॉक। तो बड़े वाले रॉक का जो मास है वो ज़्यादा है और छोटे रॉक का मास कम है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 1 kg का मास है और ये 2 kg का मास है। तो ये 1 kg का, ये आयरन का बना हुआ है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं एग्जैक्टली जितने नंबर ऑफ एटम्स 1 kg के इस आयरन के मास में होंगे, आयरन के इस मास में 1 kg के जितने आयरन के एटम्स होंगे उसका एग्जैक्टली डबल एटम्स इसमें होंगे। इसलिए अगर हम इसको 1 kg बोलते हैं तो इसको हम लोग 2 kg बोल रहे हैं, 2 times 1 kg। तो यहाँ से आपको आइडिया लगा होगा मास बेसिकली क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर कितना है किसी ऑब्जेक्ट। अगर आप अमाउंट ऑफ मैटर बढ़ाते हैं तो मास इंक्रीज करेगा, अगर आप अमाउंट ऑफ मैटर डिक्रीज करते हैं तो मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, अमाउंट ऑफ मैटर से। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और इसको हम मेजर किस में करते हैं, किलोग्राम में। तो फिर वेट क्या है, वेट एक्चुअल में एक स्पेशल तरीके से यूज़ किया जाता है इस टर्म को साइंटिफिकली। और वो किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए यूज़ करते हैं। अर्थ सभी ऑब्जेक्ट्स पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है अर्थ, उस पर जो ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट कर रहा है उसका जो वैल्यू होगा, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू को ही उस ऑब्जेक्ट का वेट कहा जाता है। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू को ही उस ऑब्जेक्ट का वेट कहा जाता है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि कोई एक हैवी ऑब्जेक्ट है, आप उसको लिफ्ट करने जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि उस पर अर्थ बहुत स्ट्रांग पुल एक्सर्ट कर रहा है। और लाइट ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करना बहुत ईजी है, क्योंकि उस पर अर्थ जो है बहुत वीक पुल एक्सर्ट कर रहा है। तो ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है अर्थ ऑब्जेक्ट्स पे, इसी फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली क्या है, उसका वेट कहलाता है। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं मुझे वेट फाइंड करना है किसी ऑब्जेक्ट का, तो कैसे फाइंड किया जाएगा। सपोज ये रहा एक ऑब्जेक्ट और अर्थ जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो ये रहा ऑब्जेक्ट और अर्थ इसको पुल कर रहा है। अर्थ अगर इसको पुल कर रहा है डाउनवर्ड्स, तो इस पर फोर्स कितना आ रहा होगा। तो हम न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ कर सकते हैं कि नेट फोर्स जो है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू मास इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू इट्स एक्सेलरेशन। उस ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाइड बाई इट्स एक्सेलरेशन। तो हम लोग क्या डायरेक्टली इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नेट फोर्स है इसका इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा उसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह जी लिख सकते हैं, स्मॉल जी लिख सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स इस समय लग रहा होगा, जो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ है, जो कि अर्थ की पुल की वजह से फोर्स आ रहा है, वो उसको हम एम जी लिख सकते हैं। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस फोर्स को ही हम लोग वेट बोलते हैं। तो जितना उसके ऊपर फोर्स लग रहा है वही वेट है, यानी कि वेट जो है यही है, ये जो फोर्स लग रहा है जो कि mg के बराबर आएगा, यही इस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाएगा। इसको हम वेट बोल रहे हैं। यानी वेट बेसिकली क्या है, फोर्स है।
और उसका यूनिट क्या होगा, उसका यूनिट न्यूटन होगा। ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन। वेट को हम लोग न्यूटन में मेजर करेंगे और जबकि मास को हम किस में मेजर करें, किलोग्राम्स में मेजर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास वेट का एक सिंपल फार्मूला भी आ गया है। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है तो आपको क्या करना है, सिंपली उस ऑब्जेक्ट का मास चाहिए आपको और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, स्मॉल g से, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक पर्सन है, मैंने उससे पूछा उसका मास कितना है, तो वो पर्सन बताता है कि उसका मास जो है वो 60 kg है। अगर आप कैजुअली किसी से पूछेंगे उसका वेट कितना है तो वो भी इसी को बोलेगा, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत साइंटिफिकली चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। बट आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे जब आप मास की बात कर रहे हैं तो वो किलोग्राम्स में होना चाहिए और वेट की बात कर रहे हैं तो हम फोर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि वो न्यूटन में होना चाहिए। तो किसी पर्सन ने बोला, या सपोज किसी स्टूडेंट का मास है 60 किलोग्राम, तो उसका वेट कितना होगा फाइंड करते हैं। तो वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल रखने के लिए कैलकुलेशन मैं जी का वैल्यू 10 ले रहा हूँ यहाँ पे, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट विल गिव 600 न्यूटन। सो आपका अगर मास जो है 60 किलोग्राम है तो आपका वेट अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 600 न्यूटन है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ से क्लैरिटी आया होगा मास और वेट क्या है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, हम शॉर्ट में जल्दी से डिस्कस करते हैं मास और वेट के बीच में जो डिफरेंस के पॉइंट्स हैं। तो मैंने जो पहले आपको बताया मास क्या है, इट इज द अमाउंट, इट इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, वाइल वेट इज द फोर्स विद विच ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। तो अर्थ कितना फोर्स लगा रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे टुवर्ड्स इट्स सेंटर, इट इज कॉल्ड इट्स वेट। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज ऑन इट्स चेंजिंग लोकेशन। अगर आप ऑब्जेक्ट्स का मास चेंज करना चाहते हैं तो आप खुद सोचिए, मास चेंज करने के लिए आपको मैटर ऐड या रिमूव करना होगा। बट अगर आप सिंपली लोकेशन चेंज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ले जा रहे हैं, पोल से इक्वेटर ले जा रहे हैं, अर्थ से मून की तरफ ले जा रहे हैं, उस प्रोसेस में अगर अमाउंट ऑफ मैटर चेंज नहीं हो रहा है तो मास चेंज नहीं हो सकता है। यानी कि सिर्फ लोकेशन के चेंज करने से मास चेंज नहीं होगा। बट वेट की अगर हम बात करें तो वेट का फॉर्मूला क्या था, वेट इज इक्वल टू mg। अगर आप नोटिस करें उसमें m मास तो फिक्स्ड है एक ऑब्जेक्ट का, लेकिन अगर आप लोकेशन चेंज करते हैं तो g का वैल्यू तो चेंज होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट का वेट चेंज हो सकता है। यानी कि पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर। दैट मीन्स पोल पे ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा इन कंपैरिजन टू इक्वेटर। इसी तरीके से अगर आप मून पे जाते हैं तो मून पे जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, वहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ऑब्जेक्ट्स में वो कम होता है, एग्जैक्टली 1/6 होता है अगर हम बात करें, जो हम आगे देखेंगे। तो मून पे आपका वेट भी कम हो जाएगा, जैसे कि मून पे जाने पे जो ग्रेविटेशनल पुल है वो 1/6 हो जा रहा है। अगर 1/6 होने का मतलब आपका वेट अगर अर्थ पे 600 न्यूटन है, तो अगर आप मून पे जाते हैं तो उसका 1/6 मतलब कि आप 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा आपके ऊपर, यानी कि आप 100 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे बाय द मून ऑन यू। सो डिफरेंट लोकेशंस पे वेट डिफरेंट हो सकता है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद जो एक और पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे वो ये कि मास हम जो है किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, वाइल वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन, जो मैं आपको बता चुका हूँ। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स इट मस्ट हैव सम एटम्स, सम नंबर ऑफ एटम्स इन इट, और उनका मास जीरो नहीं हो सकता है, बट वेट कैन बी जीरो। जैसे जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगा या जहाँ ग्रेविटेशनल पुल ही नहीं है, अगर आपके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल पुल ही नहीं है तो आपका वेट क्या कहलाया जाएगा, जीरो, क्योंकि वहाँ पे जी का वैल्यू जीरो होगा। सेंटर ऑफ द अर्थ पे जी का वैल्यू जीरो होता है, मतलब वहाँ पे आपका वेट जीरो होगा बट मास जीरो नहीं होगा। ठीक है, एक पॉइंट और हम लोग यहाँ ऐड कर सकते हैं जो यहाँ नहीं लिखा है। तो जो वेट और मास को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक तो आप वेट फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अगर आप डायरेक्टली मेजर करना चाहते हैं तो वेट मास मेजर करने के लिए जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको हम वेइंग बैलेंस बोलते हैं। वो आपने देखा है शॉपकीपर्स के पास भी रहता है और बहुत ही ईजिली आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, कहीं भी आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से वेट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका नाम है स्प्रिंग बैलेंस, उसको हम लोग स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। तो एक्चुअल में उसमें एक स्प्रिंग होता है जिससे एक हम ऑब्जेक्ट को हैंग करते हैं और स्प्रिंग के कितना पुल हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वेट की रीडिंग्स ले सकते हैं उस पर्टिकुलर डिवाइस से। तो स्प्रिंग बैलेंस कैसे वर्क करता है ये हम फ्लोटेशन में थोड़ा सा देखेंगे जब हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे। फिलहाल आप इस इंस्ट्रूमेंट का नाम ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सीधे आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है ये जैसा मैं अभी पीछे डिस्कस कर रहा था वेट के बारे में मून और अर्थ के, तो यहाँ मून और अर्थ के पे अगर एक ही ऑब्जेक्ट को आप लेके जाते हैं, एक ऑब्जेक्ट मून पे है और दूसरे केस में अर्थ पे है, तो दोनों के केस में जो वेट होगा ऑब्जेक्ट का वो डिफरेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून वो थोड़ा सा कम होगा इन कंपेरिजन टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो ये जो वेट है उनके बीच में एक सिंपल रिलेशन है,
वो रिलेशन हम डायरेक्ट याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा और वही हम देखने वाले हैं। तो कैसे पता करेंगे हम लोग वेट ऑन अर्थ एंड वेट ऑन मून के बीच में रिलेशन? वेट ऑन अर्थ अगर आपको फाइंड करना है किसी ऑब्जेक्ट का, दैट विल बी इक्वल टू इट्स मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ये g कहाँ का है? अर्थ का है। अगर सिंपली कहीं पे g लिखा जाता है तो हम 9.8 वाला जो वैल्यू उसी की बात कर रहे हैं, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये अर्थ पे जो g है उसका वैल्यू। सपोज मैं वेट ऑन मून, सेम ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, मून पे उसका वेट जानना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? m मल्टीप्लाइड बाय g फॉर मून। मून पे g का वैल्यू क्या होगा? मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा वो फाइंड करना होगा। ये दोनों मिल जाएंगे मुझे। कैसे मिलेंगे? देखो ये हमें पता है, इसका फॉर्मूला g m/r², उससे हम लोग अर्थ के लिए g निकाल चुके हैं। ऐसे ही आप मून के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो मून के लिए जो g का वैल्यू आएगा उसके लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? g इज इक्वल टू gm/r²। m क्या है यहाँ पे ध्यान रखना है? मून का मास होना चाहिए और r क्या है? मून का रेडियस आना चाहिए, तभी आपको g किसका मिलेगा? मून का g मिलेगा, मून का g मिलेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे? मास ऑफ मून। यहाँ जैसे मैंने आपको वैल्यूज दी हैं, ये वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी है। अगर आप याद कर पाए अच्छी बात है, अदरवाइज आपको याद नहीं रखना है। तो मून का मास ये रहा 7.36 × 10⁻22 किलोग्राम, और इसका रेडियस भी हमारे पास है। इन वैल्यूज को यहाँ आपको पुट करना होगा, इन वैल्यूज को यहाँ पुट करना होगा, आपको g फॉर मून मिल जाएगा। जो मैं यहाँ कैलकुलेशन स्किप कर रहा हूँ ये आप कर सकते हैं और आपको बुक में भी मिल जाएगा एनसीईआरटी में। मैं डायरेक्टली आपको रिलेशन बताने वाला हूँ। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करूं तो वेट ऑन, या सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करूं तो वेट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ ऑफ सेम ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल्स टू, राइट साइड क्या है? m इंटू जी फॉर मून डिवाइडेड बाय m इंटू जी फॉर अर्थ, g फॉर अर्थ, g फॉर अर्थ। तो आप अगर देखेंगे कि दोनों सेम ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है तो मास तो कैंसल आउट हो जाएंगे। g फॉर मून और g फॉर अर्थ का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा नियरली 1/6, इसका वैल्यू नियरली 1/6 आता है। दैट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट वेट ऑन मून विल बी इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6, वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड अर्थ। क्या ध्यान रखना है आपको? मैंने एक चीज़ यहाँ पे स्किप किया है, ये कैलकुलेशन आपको g फॉर मून निकालना होगा, g फॉर अर्थ हमको पता है, आप डिवाइड करेंगे आपको ये वैल्यू मिलेगा नियरली 1/6। तो ये रिलेशन है। मतलब अगर आपका वेट जो है, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल बताया, अर्थ पे अगर आपका मास 60 kg है तो आपका वेट क्या होगा? 60 इंटू अप्रॉक्सीमेटली 10 करेंगे तो 600 न्यूटन आएगा mg से। और अगर आप मून पे जाते हैं तो आपका वेट एग्जैक्टली 1/6 हो जाएगा, दैट मीन्स 100 न्यूटन रह जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन है वेट ऑन अर्थ एंड वेट ऑन मून के बीच में, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सीधे आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है अभी तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में और वेट और मास के बारे में। क्वेश्चन क्या है? अ बॉडी वेज 30 किलोग्राम ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, फाइंड इट्स वेट ऑन अ प्लैनेट हुज मास इज 1/9 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो कैसे करेंगे हम इसको? हमारे पास हमको वेट फाइंड करना है। सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। द मास ऑफ द बॉडी इज गिवन एज 30 किलोग्राम। बॉडी का मास कितना दिया हुआ है? 30 किलोग्राम दिया हुआ है। और हमें पूछा गया है बॉडी का वेट फाइंड करना है, लेकिन कहाँ पे फाइंड करना है? वेट ऑफ द बॉडी ऑन अ प्लैनेट। तो ऐसा हम लिख लेते हैं W प्लैनेट, दैट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय G ऑफ दैट प्लैनेट। उस प्लैनेट का हमको G भी चाहिए होगा। ठीक है, अब इस प्लैनेट का G हमें फाइंड करना है। अगर अर्थ का केस होता तो G हमें पता है, हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे। तो प्लैनेट का G कैसे फाइंड करेंगे? आपको याद होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डेरिवेशन था उसमें मैंने आपको एंड में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि G ऑफ एनी प्लैनेट, एनी हेवनली बॉडी, एनी ऑब्जेक्ट निकालने के लिए आप ये फॉर्मूले में बस आपको मास की जगह उस प्लैनेट का मास रखना होगा और रेडियस की जगह आपको उस प्लैनेट का रेडियस रखना होगा, जो हमारे पास GME/RE² का फॉर्मूला आया था, आपको याद होगा। तो हम इसमें जल्दी से देखते हैं, हमें कुछ रिलेशन दिया हुआ है मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ अर्थ के बीच में। क्या रिलेशन दिया हुआ है? मास ऑफ द प्लैनेट जो है, मास ऑफ द प्लैनेट इट इज 1/9 द मास ऑफ द अर्थ, दैट इज 1/9 ऑफ ME, और वी कैन राइट ME/9, इट इज ME/9। एंड मास ऑफ द radius of the planet is also given in terms of radius of earth, and it is half of the radius of earth, that means RE/2। these are the two relations given to us। हम इनको यहाँ पुट करके कुछ चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। G फॉर द प्लैनेट हम फाइंड कर सकते हैं कैसे? मास ऑफ द प्लैनेट की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? ME डिवाइडेड बाय
9, मास ऑफ द प्लैनेट इज 1/9 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट की जगह लिखेंगे हम लोग RE/2 एंड इसका स्क्वायर। तो देख लेते हैं, आप रीअरेंज करेंगे, 9 डिनोमिनेटर में आएगा, RE बाय, मैं कर देता हूँ इसको, GME/9 जो है डिनोमिनेटर में आएगा, इंटू RE स्क्वायर। ध्यान रखेंगे यहाँ 2 का भी स्क्वायर होगा। स्टूडेंट्स जल्दी में क्या करते हैं, सिर्फ RE स्क्वायर कर देते हैं, 2 मिस हो जाता है, ये मिस्टेक नहीं करेंगे आप। 2 का स्क्वायर यहाँ 4 आएगा, और 4 न्यूमरेटर में गया तो 4/9 मल्टीप्लाइड बाय GME/RE स्क्वायर, ये बचेगा। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि G फॉर प्लैनेट में राइट साइड में अगर आप देखें तो 4/9 के साथ जो मल्टीप्लाई में क्वांटिटी है, ये तो G फॉर अर्थ है, ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अर्थ है, जिसको हम लोग स्मॉल g लिखते हैं। तो हमें स्मॉल g का वैल्यू के टर्म्स में G फॉर प्लैनेट मिल गया है, इसको हम पुट कर देंगे लास्ट में। G का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और अप्रॉक्सीमेटली 10 लिया जा सकता है। तो ये कितना आएगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 30 मल्टीप्लाइड बाय G फॉर प्लैनेट क्या होगा 4/9 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल g, 4/9 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल g। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 30 मल्टीप्लाइड बाय 4/9 इंटू स्मॉल g का वैल्यू कितना है, मैं यहाँ पे 9.8 ना लेके 10 ले रहा हूँ सिंपल रखने के लिए कैलकुलेशंस को, बट आपको अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है तो आपको 9.8 ही लेना चाहिए। तो फिलहाल के लिए मैं इसको 10 ले लेता हूँ, टेकिंग g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टेकिंग g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 से कैंसिल आउट होगा, और न्यूमरेटर में आएगा 400/3 न्यूटन। तो ये क्या आ गया, वेट आ गया उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जिसका मास 30 kg है, on this planet which has mass 1/9 the mass of earth and radius half the radius of the earth। अगर पूछा जाए कि what is the mass of that object on that planet, तो आपको पता है mass does not change with change in location, so mass of that object on earth and anywhere in the universe will be same, mass will remain 30 kg। one more question, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 392 न्यूटन। तो एक बॉडी है उसका वेट दिया है, लेकिन कहाँ दिया है आपको नोटिस करना चाहिए, इट इज ऑन अर्थ। तो वेट ऑन अर्थ इज गिवन एज 392 न्यूटन। अर्थ पे वेट कितना है, 392 न्यूटन है। व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बॉडी ऑन अ प्लैनेट हुज मास इज डबल दैट ऑफ द अर्थ। ओके, तो फिर से हमें उसी टाइप का रिलेशन दिया है, आपको समझ में आ रहा होगा क्या किया जाना चाहिए। जो प्लैनेट है उसका मास जो है वो डबल है किसके, अर्थ के मास से। तो हम लिखते हैं मास ऑफ द प्लैनेट इज 2 times द मास ऑफ अर्थ, एक चीज हमें दी है, एंड रेडियस इज 4 times द अर्थ। तो रेडियस ऑफ द प्लैनेट RP लिख रहा हूं मैं इसको, इट इज 4 times द रेडियस ऑफ अर्थ। आप लोग थोड़ा सा सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ध्यान रखेंगे स्कूल एग्जाम्स में कि मास ऑफ द प्लैनेट इक्वल्स 2 times मास ऑफ अर्थ, और उसके बाद ऐसे लिखना होगा, ये ध्यान रखेंगे, जो मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, हमें ये रिलेशन मिला है। हमें क्या फाइंड करना है, इस प्लैनेट पे इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन दैट प्लैनेट। तो वेट हम कैसे फाइंड करेंगे, वेट ऑन एनी प्लैनेट, वेट ऑन एनी प्लैनेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट। उस प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक, तो g कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, g फॉर दैट प्लैनेट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, अभी अभी हमने देखा था gm फॉर दैट प्लैनेट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर ऑफ दैट प्लैनेट, रेडियस का स्क्वायर ऑफ दैट प्लैनेट। चीजें पुट करते हैं जल्दी से। तो GMP का वैल्यू हम यहाँ क्या रखेंगे, 2ME रहेगा, और RP की जगह क्या आएगा, 4RE आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे। तो G फॉर दैट प्लैनेट जो है अगर हम फाइंड करें तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 पहले लिखा जाएगा GME, यहाँ ध्यान रखेंगे 4 का भी स्क्वायर होगा तो क्या आएगा 16RE स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा 1/8, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 1/8 GME/RE स्क्वायर, 1/8 GME/RE स्क्वायर आएगा। अब वहाँ पे देख सकते हैं हम लोग GME/RE स्क्वायर, इसका वैल्यू तो स्मॉल g है, तो सो g फॉर एनी प्लैनेट, सॉरी दिस प्लैनेट इक्वल्स टू क्या आएगा, g डिवाइडेड बाय 8, g डिवाइडेड बाय 8 आ गया। हम g का वैल्यू लास्ट में भी रख सकते हैं, फिलहाल कोशिश किया कीजिए कि आपको जो वैल्यूज दी हुई हैं डिफरेंट पैरामीटर्स की उनको लास्ट में रखें, एक बार सिंप्लीफाई हो जाए एक्सप्रेशन तो अच्छा रहेगा। तो हम इस g को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, m इंटू जी फॉर प्लैनेट इज g/8, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू mg/8। तो वेट ऑन दैट प्लैनेट इक्वल्स mg/8। अब mg क्या है, ये m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ है, और दैट मीन्स दिस इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट
on earth, this is weight of the object on earth, which should be divided by 8 to get the weight of the object and this on this planet. तो अर्थ पे वेट तो हमें पहले से दिया हुआ है, इट इज 392 न्यूटन डिवाइडेड बाय 8 एंड दिस विल गिव 49 न्यूटन, 8 4 32 7 8 9 72। तो हमें 49 न्यूटन मिला इसका आंसर, यानी कि इस प्लैनेट पे इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 49 न्यूटन ही रह जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको इन दो क्वेश्चन से समझ में आया होगा कि कैसे आपको डिफरेंट प्लैनेट्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करके ऑब्जेक्ट्स के वेट फाइंड किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें और ऐड की जा सकती थी, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास कितना है, फाइंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप मास कैसे फाइंड करते हैं? अगर आपको वेट पता है तो आप मास फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज weight is equal to mass into acceleration due to gravity and weight is given as 392 Newton, that will be equals to mass into, ये वेट कहाँ पे है? अर्थ पे दिया हुआ है, तो अर्थ पे हम लोग g का वैल्यू 9.8 लेते हैं और इस इक्वेशन से आप मास बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि इस प्लैनेट पे मास क्या होगा, तो आप जानते हैं जो मास अर्थ पे है वही प्लैनेट पे होगा, मास चेंज नहीं होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन और है हमारे पास, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें। इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक मोना एक पर्सन है, 750 न्यूटन वेट है पर्सन का, कहाँ पे? अर्थ पे 750 न्यूटन वेट है। ऑन अ प्लैनेट मार्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी 38% है ऑफ द दैट ऑफ द अर्थ। तो प्लैनेट मार्स पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी 38% ऑफ द अर्थ है, तो यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन भी जो है वो 38% होगा, क्योंकि फोर्स जो है 38% है। तो यहाँ पे जो प्लैनेट का जो g होगा वो आपको डायरेक्टली दिया है, इट इज 38% ऑफ दी g ऑफ अर्थ। तो 38 बाय 100 इंटू जी, ये किसका वैल्यू हो गया? g फॉर दी मार्स। आपको g मिल गया है तो आप मोना का वेट निकाल सकते हैं। वेट कैसे आएगा? मास इंटू g फॉर मार्स। मार्स का आपको g रखना होगा, जो कि आपको यहाँ से मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट में व्हाट विल बी द मोनाज मास ऑन अर्थ। तो मास आप अभी भी मैंने बताया आपको मास कैसे निकालना है। आपको वेट पता है, वेट इक्वल्स टू mg, m निकालना है तो g से आपको डिवाइड करना होगा। ये आप कर सकते हैं, ट्राई करिएगा। हम सीधे अगले टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ये भी स्कूल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, स्मॉल g एंड कैपिटल G के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, जैसे मास और वेट के बीच में डिफरेंस। बट एक चीज़ और है, यहाँ पे स्मॉल g और कैपिटल G में कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि g और कैपिटल G में डिफरेंस क्या है। पहली बात, कैपिटल G हमने देखा था वो तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया था हमारी जो इक्वेशन है उसमें, और स्मॉल g तो एक डिफरेंट चीज़ की बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो हम लोग एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। तो क्या पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं? सिर्फ डिफरेंस में ये है कि दोनों g हैं, बस एक कैपिटल और एक स्मॉल g, और कोई सिमिलरिटी दोनों में ये है कि एक स्मॉल g और एक कैपिटल G, दोनों g है बट दोनों डिफरेंट हैं। किसी भी तरीके से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इनमें कोई सिमिलरिटी है, कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो फिर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस बहुत सारे हैं। सबसे पहले g जो है ये एक्सेलरेशन है, इट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। बट कैपिटल G क्या है? इट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑब्टेन्ड इन द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उस लॉ में जो हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिला था ये वो है। स्मॉल g का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैपिटल G का वैल्यू 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्मॉल g का वैल्यू जो है वो वेरी कर सकता है। हम जानते हैं स्मॉल g कैन वेरी फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन ऑन अर्थ और इन एनीवेयर इन दी सोलर सिस्टम, एनीवेयर इन द यूनिवर्स। अगर आप डिफरेंट लोकेशंस पे जाएंगे जी का वैल्यू चेंज होगा, बिकॉज आप डिफरेंट प्लैनेट्स पे होंगे जिनका मास अलग होगा, जिनका रेडियस अलग होगा, तो जी चेंज हो सकता है। बट कैपिटल जी इज यूनिवर्सली कांस्टेंट, इसका वैल्यू फिक्स्ड है, इट नेवर चेंजेस। स्मॉल g कैन ऑल्सो बिकम जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, द वैल्यू ऑफ स्मॉल g इज जीरो, कैपिटल G इज नेवर जीरो। तो ये सिंपल डिफरेंसेस है बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, जिनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है एक्सेप्ट दोनों g हैं, कोई सिमिलैरिटी नहीं दोनों में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। ये हमारा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स जो हम पढ़ने वाले थे, तो उसमें ये हमारा लास्ट टॉपिक है और वो क्या है? फ्री फॉल। फ्री फॉल हम डिस्कस करने वाले हैं, या हम इसको बोल सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या होता है फ्री फॉल? सबसे पहले वर्ड से ऐसा लगता है फ्री फॉल का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है फ्रीली तो फ्री फॉल की कैटेगरी में आएगा। बट हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी लाते हैं कि एग्जैक्टली फ्री फॉल किसको बोला जाएगा। हम लोग फ्री फॉल एक्चुअल में उस केस, उन सभी केसेस के लिए बोलेंगे जिन केसेस में ऑब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। व्हेन ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स, फोर्स इज एक्टिंग on the objects
on the objects, then they are said to be in free fall, said to be in free fall। अगर ऑब्जेक्ट्स पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तब हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट्स फ्री फॉल में है, ध्यान रखेंगे। तो जैसे ये पर्सन, हाँ यहाँ पे एक अजम्पशन है, हम जितने भी केसेस देखने वाले हैं यहाँ पे अजम्पशन क्या है, वी आर नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस के आने की वजह से एक और फोर्स आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो कि एयर रेजिस्टेंस होगा, जैसे इस पर्सन पे एक्चुअल में लग रहा होगा। तो अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करें तो हम बोल सकते हैं दिस पर्सन इज इन फ्री फॉल। फ्री फॉल के केस में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है हमने एक हाइट से ड्रॉप किया है, देन इट विल बी कॉल्ड इन फ्री फॉल। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से अपवर्ड थ्रो कर दिया है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर आप नोटिस करें उस समय भी सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वो भी फ्री फॉल की कैटेगरी में ही आएगा। यहाँ तक कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से इस तरह से थ्रो करता हूँ, जैसे कि हम लोग क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं थ्रो फेंकते हैं, क्रिकेट बॉल को थ्रो करते हैं, तो कुछ ऐसा आपको कर्व पाथ देखने को मिलता है। इस समय जब ये ऑब्जेक्ट इस कर्व पाथ में मूव कर रहा था, जब ये एयर में था, हम लोग एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उस समय भी इस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए ये भी किस कैटेगरी में आएगा, फ्री फॉल की कैटेगरी में आएगा। तो ये जो मिसकंसेप्शन है इसको आपको निकाल देना चाहिए कि फ्री फॉल का मतलब जब ऑब्जेक्ट सिर्फ फॉल कर रहे हो तभी हम बोलेंगे फ्री फॉल है। फ्री फॉल हमेशा वो सारे केसेस को कहा जाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो। तो फ्री फॉल दो तरह के हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि स्ट्रेट लाइन में अगर मूव करे तो उसको हम लोग वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी बोलेंगे। वो वन डायमेंशन में हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। दूसरा है जिस तरह से इस तरह से ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया है, तो इस केस में ऑब्जेक्ट जो है उसका हाइट भी चेंज हो रहा है और वो हॉरिजॉन्टल में भी मूव कर रहा है। दैट मीन्स साइमल्टेनियसली इट हैज मोशन इन टू डायरेक्शंस। Such motion is called two dimensional motion। तो यहाँ पे two dimensional motion है, the object is going upward then coming downward, as well as it is moving from left to right, from left to right। So there can be two cases for free fall, one dimensional motion and two dimensional motion। यहाँ पे हम जो केसेस यहाँ देखने वाले हैं, हम लोग वन डायमेंशनल मोशन को स्टडी करने वाले हैं, वन डायमेंशनल मोशन पे बेस्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, जो आपके 9th क्लास पे बेस्ड है। तो इस जो भी हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे फ्री फॉल की, उसमें हमारा एक अजम्पशन क्या है कि हम एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, हम सभी केसेस कौन से ले रहे हैं, 1D मोशन वाले केस लेंगे। ये अजम्पशन नहीं है, ये हमें ऐसे केस ही दिए जाएंगे जो वन डायमेंशनल मोशन के होंगे, यानी ऑब्जेक्ट या तो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा होगा या वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा होगा। एंड एक अजम्पशन और लेने वाले हैं, आप पहले से जानते हैं, जब फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट होगा तो अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है, हाइट ज़्यादा हायर हाइट्स पर जाने पे डिक्रीज करता है। बट हम लोग, जैसा मैंने आपको पहले बताया, हम वो सारे केसेस देखेंगे जो सिर्फ नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ हैं, और जी का वैल्यू हम लोग क्या लेने वाले हैं, कांस्टेंट। वी विल टेक द वैल्यू ऑफ g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज कांस्टेंट लेने वाले हैं। और अगर क्वेश्चन में मेंशन किया जाए आपको 10 लेना है तो आपको 10 लेना है, क्वेश्चन में अगर मेंशन किया जाए, अदरवाइज आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। तो ये वो कंडीशंस रहेंगी इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में। अब अगर हम नोटिस करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें ऑब्जेक्ट जो हैं फ्री फॉल में हैं, वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, आपने मोशन चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी होंगी। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस AT, सेकेंड जो थी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड जो थर्ड इक्वेशन थी वो v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशंस आपको याद होंगी जो आपने मोशन चैप्टर में पढ़ी थी। हम लोग फ्री फॉल के केस के लिए ये इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं, आपको याद होगा, इन इक्वेशंस को यूज़ करने के लिए एक कंडीशन था, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, एंड दैट कंडीशन वाज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट रिमेन कांस्टेंट। और हम जान रहे हैं कि हम लोग फ्री फॉल का जो केस देख रहे हैं उसमें g जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यही एक्सेलरेशन होगा, और इसका वैल्यू हम लोग कांस्टेंट लेने वाले हैं। दैट मीन्स वी कैन यूज दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन टू फाइंड द अननोन्स इन द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि हमको एक्सेलरेशन का वैल्यू भी पता है। जितने भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं
जिसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करेंगे जो कि मोशन अंडर ग्रेविटी की कैटेगरी में ही होंगे, जो कि वन डायमेंशनल मोशन के होंगे। उसमें हमें एक्सेलरेशन पहले से पता है, इसमें हमें एक्सेलरेशन पहले से पता है और इस एक्सेलरेशन का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये जी के बराबर है। और क्वेश्चन में अगर मेंशन किया गया तो आप उसको 10 लेंगे अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया। अब लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, एंड वेलोसिटी अगर डिक्रीज करता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ये आप जानते हैं रिटार्डेशन का केस। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ऑलवेज इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज अर्थ इज पुलिंग द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसका डायरेक्शन फिक्स्ड है। बट जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करते हैं, इफ वी हैव थ्रोन एन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दैट मीन्स उस केस में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स उस केस में ऑब्जेक्ट का रिटार्डेशन होगा। सो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो हम इस एक्सेलरेशन का वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और या फिर 10 लेंगे इफ गिवन इन दी क्वेश्चंस। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, उस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये पॉजिटिव लिया जाएगा। पॉजिटिव क्यों लिया जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ेगा। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, इट इज नॉट रिटार्डेशन। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज करता है, आपने नोटिस किया, आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो वो फास्टर मूव करता है, लेकिन अपवर्ड थ्रो करने पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है उसका स्पीड कम होता जाता है। एक पॉइंट के बाद जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे रीच करता है, उसके बाद फर्दर आगे नहीं जाता। ये हमें बताता है कि उसका वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया है, और इसीलिए उसके बाद वो वापस नीचे आता है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। सो इस केस में आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या लेना होगा, प्लस में लेना होगा व्हेन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड माइनस लेना होगा जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे, इनको लेके हम लोग कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स यहाँ पे जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं, जो हमारा गिवन डाटा है उसको पहले नोट करना है हमको। द स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। याद रखेंगे ड्रॉप्ड या रिलीज्ड का मतलब ये होता है आपने कोई पुश नहीं दिया, आपने सिंपली स्टोन को रिलीज किया। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है उसका क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉल 19.6 मीटर। ओके, तो हमें ये बोला गया है कि हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया है एक हाइट से स्टोन को ड्रॉप किया है, और ये स्टोन जो है कितना नीचे तक जा रहा है, 19.6 मीटर तक गया, और यहाँ तक जाने में हाउ लॉन्ग मतलब उसे कितना टाइम लगेगा, टाइम फाइंड करना है, कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक रीच करने में। यहाँ से रिलीज किया गया और यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जीरो है। क्वेश्चंस में हमेशा आप गिवन डाटा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कहीं पॉसिबल हो पाए तो आप डायग्राम्स से चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसमें मिस्टेक्स नहीं होंगे कभी भी। तो हमसे पूछा गया यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा। एक चीज़ हमें क्लियर है कि यहाँ से यहाँ जाने में ये 19.6 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो हमें इसका डिस्प्लेसमेंट पता है। इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 19.6 मीटर, और क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें यहाँ पे प्लस में लेना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, प्लस में लेना चाहिए। अब सोचते हैं हम लोग कौन सी ऐसी इक्वेशन जिससे हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में टाइम वेरिएबल आता है हमारे पास, v = u + 80 एंड s = ut + ½ at²। बट फर्स्ट इक्वेशन में हमें फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए, जो कि नहीं पता है, यानी कि हमको सेकंड इक्वेशन यूज करने से टाइम मिल सकता है। देखते हैं तो सेकंड इक्वेशन क्या है, s = ut + ½ at²। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, जीरो रख देते हैं, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है, 9.8, और t² यहाँ रहेगा राइट साइड में, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 19.6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। अब इसमें से हम लोग को t फाइंड करना है, जो कि इजी है, इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, 4.9 आएगा। सो t² विल बी इक्वल्स टू 19.6 डिवाइडेड बाय 4.9, 19.6 डिवाइड बाय 4.9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें फर्दर तो 14 4 times will give t². So which implies that t² is equal to 49 को अगर 4 times मल्टीप्लाई करेंगे 196 आएगा, 9 4 36, कैरी 3, 4 4 16 plus 3 19. t² equals to 4, that will give t equals to 2 seconds. That means 2 seconds लगेंगे इसको ग्राउंड तक रीच करने में। इस तरह से आप इक्वेशंस ऑफ मोशन से अननोन चीज़ें फाइंड करेंगे। दूसरा हमसे बोला गया हाउ फास्ट डज इट मूव एट द एंड ऑफ दिस फॉल, मतलब जब ये यहाँ रीच कर जाएगा इस फॉल के एंड में इसका वेलोसिटी कितना होगा। फास्ट का मतलब क्या, उस समय कितनी स्पीड से चल रहा है, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं जब यहाँ रीच करेगा इस समय इसका वेलोसिटी कितना होगा, हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है।
तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, इस इक्वेशन से हमें फाइनल वेलोसिटी बहुत इजीली मिल सकता है, क्योंकि इस बार हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 9.8 और कितना टाइम लगा है इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 सेकेंड, इंटू 4 करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा 8,432 कैरी 3 9,436 एंड 36,39, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, टाइम का वैल्यू मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, वेरी सॉरी, टाइम का वैल्यू 2 होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड, ये हमें वेलोसिटी मिल जाएगा एट द एंड ऑफ द फॉल, जो यहाँ पूछा गया। सी में पूछा व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन आफ्टर 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद और 2 सेकेंड बाद इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, देखेंगे हम लोग 1 सेकेंड बाद या 2 सेकेंड बाद। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल इज कांस्टेंट हमारे केसेस में, दैट मीन्स एक्सेलरेशन तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में 1 सेकंड के बाद भी एक्सेलरेशन कितना रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 2 सेकंड के बाद भी एक्सेलरेशन कितना रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। तो 1 सेकंड के बाद या 2 सेकंड के बाद, दोनों के बाद एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड जल्दी से हम लोग। इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 40 मीटर पर सेकंड। हमें कहा गया है कि आप g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है कि मैक्सिमम कितना हाइट रीच करेगा ये स्टोन, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, और उसके बाद हमें नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। पहले तो हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी u कितना दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया हुआ है। उसके बाद हमें कहा गया है कि g जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी आप 10 ले सकते हैं, बट आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट जो अपवर्ड थ्रो किया गया है, ऑब्जेक्ट अपवर्ड थ्रो किया गया है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सॉरी नेगेटिव होगा क्योंकि वेलोसिटी अपवर्ड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन का वैल्यू हम 10 तो ले सकते हैं बट माइनस के साथ लेना होगा, ये ध्यान रखेंगे। उसके के बाद पूछा गया है कि मैक्सिमम कितना हाइट रीच करेगा, तो ये जो हाइट है ये हमें फाइंड करना है, ये कहाँ तक जाएगा। अब ध्यान रखना है, ऐसा लगता है इस क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है, जब ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा उस समय इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, उस समय इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज 0। कैसे कह सकते हैं वेलोसिटी 0 हो जाएगा, अगर वेलोसिटी 0 नहीं होता तो ऑब्जेक्ट और ऊपर जाता है, बट वेलोसिटी 0 हुआ है तो मोमेंटरली रेस्ट पे आया है, उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये तीन चीज़ें हमारे पास, और हमें फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट। जो भी इसका मैक्सिमम हाइट होगा दैट विल बी इक्वल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, यानी हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है एक तरीके से। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास एक्चुअल में 2 इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं और थर्ड भी, बट सेकंड इक्वेशन यूज़ करने के लिए आपको टाइम का वैल्यू पता होना चाहिए, जो कि नहीं है हमारे पास, इसलिए हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। और v का वैल्यू कितना है 0 है, u का वैल्यू कितना है 40, यानी कि 40 इंटू 40 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन का वैल्यू -10 है, इंटू डिस्प्लेसमेंट जो कि मैक्सिमम हाइट के बराबर होगा, यही है मैक्सिमम हाइट जो हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम इसको लेफ्ट में लाएंगे तो क्या आएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 40 विद माइनस, इसमें एक माइनस भी आएगा, और राइट साइड में क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय -10 इंटू एच। तो h अगर हमें फाइंड करना है दैट विल बी इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय -10। यहाँ एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस से माइनस भी कैंसिल होगा, ध्यान रखेंगे ये माइनस मिस नहीं करना है, अदरवाइज आपका आंसर नेगेटिव आएगा। एंड दिस विल गिव द हाइट reached will be equal to 80 meter, the maximum height reached will be equal to 80 meters, exactly 80 meters। तो आपने देखा किस तरह से आप मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन पता है। तो इसके बाद इसमें क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज नेट डिस्प्लेसमेंट एंड दी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ तक के लिए पूछा गया है, कि मैक्सिमम हाइट तक के लिए नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है कि वापस आने तक के लिए। तो हम ये मान के चलते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया गया है उसके बाद ये वापस आएगा, तो दोनों ही केस में नेट डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कितना होगा। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर गया और वापस आया तो आपको याद है डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस क्या होता है लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, पाथ क्या है ऊपर गया 80 मीटर वापस आया 80 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 160 मीटर। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ऊपर जाके जब ये वापस आया है तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। सो देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन,
डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दोनों जो है सेम पॉइंट है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम जगह पे हैं, तो उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। अगर एक ही डायरेक्शन का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस कराए हैं जो किस पे बेस्ड हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी पे, जिसमें मैंने आपको बताया कि मोशन अंडर ग्रेविटी को हम कैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन की हेल्प से 1D वाले प्रॉब्लम्स जो हैं इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अच्छी बात रहती है कि इन क्वेश्चंस में हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पहले से पता होती है। इस चैप्टर में जितने जो टॉपिक्स थे जो ग्रेविटेशनल फोर्स पे बेस्ड थे, ग्रेविटेशन पे बेस्ड थे, वो उन सबको हमने टच किया और उन पर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके बाद जो भी हमारा एक नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग स्पेशली इस पूरे चैप्टर पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस, पूरे क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेंगे जिसमें मोशन अंडर ग्रेविटी पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन है उस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें और जो हमारा अगला वीडियो रहेगा उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे सारे कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग हो जाएं। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।